थे, क्योंकि ये टॉपिक है स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं जिसे हम जो है वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं और हमें जो है वो इसे रटना पड़ता है याद करने के लिए। बट अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो आपको इसे रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी इजी सा टॉपिक है फेस इक्विलिब्रियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स जो है वो अपलोड होंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, आपको सारे नोट्स जो है वो मिलते जाएंगे, तो चेक कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फेस के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। जैसे जैसे आप इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे आपको सारा चीज जो है वो आसानी से समझ में आते जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अवस्था के बारे में तो सुना ही होगा, स्टेट के बारे में, जैसे कहते हैं लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हो। मान लीजिए आपके कंटेनर में वाटर है तो आप उसे क्या मानते हो, उसे लिक्विड स्टेट मानते हो। अगर वही पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाए, अगर बर्फ बन जाए तो उसे आप क्या बोलते हो, वो जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अगर वही बर्फ जो है वो अच्छे से हम उसे गर्म कर दे तो गैस रूप में बन जाए तो आप उसे क्या बोलोगे कि वो जो वाटर है अब गैसियस फॉर्म में है, ऐसा आप कहते हो। ये क्या होता है, स्टेट होता है। लेकिन हमें यहाँ पे फेस के बारे में जानना है। तो देखिए फेस के बारे में मैं आप लोगों को एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल देकर के बता रही हूँ। ये आप नोट्स में नहीं लिखोगे, जस्ट मैंने इसे समझाने के लिए जो है वो बनाया हुआ है। नोट्स में आप लोगों को आगे प्रोवाइड करूंगी। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, आपने उसमें जो है वो पानी मिलाया और पानी में जो है वो तेल भी मिला दिया, मीन्स वाटर में आप लोगों ने ऑयल को मिला दिया। अब आप लोगों ने उसे अच्छे से घोला, लेकिन कुछ देर बाद आप देखते हो कि जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर जो है वो तैरते रहते हैं। जो आपका ऑयल है, जो तेल है, वो पानी में अच्छे से नहीं घुल पाता है और ये जो है वो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर जो है वो तैरते रहते हैं। दोनों जो है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। वाटर भी लिक्विड स्टेट में है, ऑयल भी लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपको टू फेज दिखाई दे रहे हैं, आप ऐसा जो है वो कहोगे। मतलब यहाँ पे दो प्रावस्था आपको दिखाई दे रहा है, पहला तो ये वाला वाटर और दूसरा जो है वो ऑयल। क्लियर हुआ आपको प्रावस्था का मतलब, फेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको टू फेसेस जो है वो आप लोगों को शो हो रहा है, पहला तो वाटर का और दूसरा ऑयल का। दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है, दोनों अच्छे से जो है वो हमें जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इस सॉल्यूशन में जो है वो दो फेस जो है वो प्रेजेंट है। तो क्लियर हुआ आपको फेस का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, स्टेट के अंदर भी आप लोगों को फेसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब हालांकि दोनों जो है वो लिक्विड स्टेट में है, दोनों जो है वो द्रव अवस्था में है। आपका तेल भी जो है वो द्रव में आता है और वाटर भी जो है वो द्रव में आता है, दोनों लिक्विड स्टेट है। लेकिन जब हम लोगों ने इन अलग अलग लिक्विड को आपस में मिलाया तो ये ठीक से नहीं मिला और यहाँ पे दो हमें अलग अलग फेज जो है वो दिखाई दे रहा है। मतलब दो अलग अलग प्रावस्था जो है वो हमें शो हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका फेस कहलाता है। आगे मैं आप लोगों को और भी एग्जाम्पल बताती हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा फेस। जैसे आपके पास यहाँ पे कोई कंटेनर है और आप लोगों ने इसमें जो है वो गैस भरा हुआ है। यहाँ पे ये गैस जो है वो कई गैसों से मिलकर के बना हुआ है। मान लीजिए इसमें 2-3 गैस मिला करके आप लोगों ने इसमें जो है वो गैस भरा हुआ है। क्लियर हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि आप बताइए, सिर्फ देख करके बताइए कि इसमें कितना गैस मिला है, तो क्या आप बता पाओगे। जब तक आप इसका फॉर्मूला वगैरह नहीं देखोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे कि इसमें कितना गैस मैंने मिलाया हुआ है। मान लीजिए इसमें हम लोगों ने 2 प्रकार का गैस मिला दिया है और मैं आपको पूछूं ये कंटेनर को देके, अब बताओ इसमें कितने फेसेस हैं, इसमें कितने प्रावस्था है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिक्विड को मिलाया, वाटर और ऑयल को, तो आप लोगों ने आसानी से मुझे बता दिया कि यहाँ पे जो है वो 2 फेस हैं। लेकिन अगर मैं गैस को उसी तरह 2 प्रकार के गैस को मिला करके आपको दिखाऊं कि अब बताओ मुझे इसमें कितना फेस है, तो क्या आप बता पाओगे इसमें कितना फेस है। क्योंकि वो तो आपस में मिल गया और मिलने वाली ही बात नहीं, क्योंकि गैस को आप थोड़ी ना एकदम देख सकते हो कि हाँ ये हाइड्रोजन है फिर ये देन क्लोरीन है, ऐसा थोड़ी ना आप देख सकते हो। तो जो चीज आपको दिखाई देगा वही आप जो है वो उसको फेस मानोगे। जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है उसको आप क्या मानोगे। यहाँ पे केवल एक ही फेस मौजूद है, मतलब यहाँ पे केवल आपका एक ही प्रावस्था है। आपको समझ आ रहा है प्रावस्था का मतलब क्या होता है। देखिए आगे मैं आप लोगों को और भी एग्जाम्पल देकर के समझाती हूँ, धीरे धीरे आपको सब चीज जो है वो समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका कंटेनर है, आप लोगों ने इसमें अल्कोहल है, उसमें आप लोगों ने पानी मिलाया है। पानी मिला करके अल्कोहल वगैरह में पानी वानी मिला करके शायद पीते हैं, ऐसा कुछ है। तो आप लोगों ने क्या किया है, उस वाटर में अल्कोहल को मिला दिया है। अब आप उसे देख करके मुझे बताओ, क्या आप जो है वो अल्कोहल और वाटर को
अलग अलग कर पाओगे? मीन्स देख के आपको पता चलता है क्या कि इसमें कितना पानी है, कितना वाटर है? अब जैसा कि ये पहला वाला जो हमारा सिस्टम था, उसमें तो आप आसानी से बता रहे थे कि यहाँ पे हाँ इतना वाटर है, इतना ऑयल है। अब इसमें मुझे बताइए कि क्या आप इसमें जो है वो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इतना इसमें वाटर है, इतना इसमें अल्कोहल है? वो तो एक दूसरे में घुल गया। तो अब आप इसमें जो है वो बता पाओगे कितना फेस है? नहीं, क्योंकि आप तो इसमें ये देख रहे हो कि पानी और अल्कोहल जो है वो आपस में घुल गए हैं। आप लोगों को यहाँ पे कोई अलग अलग फेस जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो आप क्या बोलोगे? ये केवल एक ही फेस है। एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई पानी है, उसमें आप लोगों ने सॉलिड को डाला है, रेत का कोई भी टुकड़ा डाल दिया है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें आप लोगों को कितना फेस शो हो रहा है, आप आसानी से बता सकते हो कि ऊपर में पानी है और नीचे में जो है वो छोटे छोटे रेत के कण हैं। मतलब यहाँ पे आप लोगों को दो फेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज ये होता है फेस। फेस का जो भी डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों को आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि फेस क्या होता है। मतलब ऐसा चीज जो हमें जो है वो दिखाई दे, जैसा कि पानी अलग से दिखाई दे रहा है, ऑयल अलग से दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे टू फेस है। लेकिन अगर गैस की हम बात करें तो ये तो एक दूसरे में मिल गया है, यहाँ पे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे केवल एक ही फेस जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फेस का मतलब जो है वो समझाना चाहती थी। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो फेस के बारे में जो है वो थोड़ा बहुत डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे जब हम इसे डेफिनेशन वगैरह के थ्रू और भी टर्म्स वगैरह में देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फेस। तो इतना समझ गए आप फेस क्या होता है। अब चलिए मैं आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था तो आपको पहले से ही पता होगा, काफी दिनों से आप साम्यावस्था के बारे में जो है वो पढ़ते आ रहे हो। जैसे कि आप ये चिन्ह भी देख रहे हो जो कि साम्य इक्विलिब्रियम के लिए जो है वो हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, हम इसे जो है वो ठंडा करते हैं, और जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है। अब जब हम बर्फ को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो फिर से पानी बन जाता है। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे वाटर जो है वो बर्फ बन रहा है, बर्फ जो है वो फिर से वाटर बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है? इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था स्थापित हो चुका है, पानी से बर्फ बन रहा है, बर्फ से पानी बन रहा है। दूसरा चीज, ये एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे A+B है, कोई हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है A+B जो कि C+D बना रहे हैं। अब ये जो C+D है वो फिर से जो है वो A+B बना रहे हैं। मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो होता है आपका साम्यावस्था कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई एग्जांपल है, A+B मिलकर के C+D बना रहे हैं, लेकिन C+D वापिस A+B जो है वो नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे साम्यावस्था स्थापित नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? जिसके बीच जो है वो साम्य स्थापित हो जाता है। क्लियर हुआ गाइस? तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और टर्म्स जो है वो बताती हूँ, समांगी तंत्र और विसमांगी तंत्र। तो समांगी तंत्र और विसमांगी तंत्र जो है वो आपके फेस इक्विलिब्रियम में काफी ज्यादा यूज होने वाले हैं, जिसे हम होमोजेनस सिस्टम एंड हेट्रोजेनस सिस्टम जो है वो कहते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं सबसे पहले होमोजेनस सिस्टम क्या होता है। समांगी तंत्र, जैसे कि मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया हुआ था आपको, अल्कोहल वाटर वाला या फिर गैस वाला, मतलब ऐसा चीज जो जब आपस में घुल जाता है तो हमें जो है वो दिखाई नहीं देता है और हम उसमें फेस को जो है वो बता नहीं पाते हैं कि उसमें कौन कौन से फेस हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी में हम लोग नमक को डाल देते हैं, तो नमक एक बार पानी में घुल जाता है तो हम ये नहीं बता सकते कि नमक कहाँ है, पानी, मतलब ये सब चीज जो है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो वो आपका सिस्टम क्या कहलाता है? होमोजेनस सिस्टम कहलाता है। और सेकंड चीज है, जैसे कि गैस का एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था, गैस में भी कितने प्रकार की गैस मिली है, उसमें हम जो है वो फेस को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होगा? ये जो सिस्टम है आपका क्या कहलाएगा? होमोजेनस सिस्टम कहलाएगा। उसके जस्ट अपोजिट आपका हेट्रोजेनस सिस्टम आता है, जिसे हम विसमांगी तंत्र कहते हैं। तो विसमांगी तंत्र वो सिस्टम या विसमांगी सिस्टम जो है वो सिस्टम होता है जिसमें आप फेस को अलग से आइडेंटिफाई कर पाते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों ने वाटर में ऑयल को मिलाया, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये जो है वो ऑयल है, ये वाटर है। मतलब आपको इसमें जो है वो फेस अच्छे से पता चल जाता है, आपको इसमें अच्छे से प्रावस्था जो है वो पता चल जाता है। ये आपका हेट्रोजेनस सिस्टम कहलाता है। तो जितना भी हमारा फेस लॉ है, जो भी साइंटिस्ट लोगों ने फेस के ऊपर जो भी लॉ बनाया हुआ है ना,
वो हेट्रोजेनस सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि हम उसी के ऊपर लॉ बना पाएंगे जिसको हम देख पा रहे हैं। अब जिसमें हम फेस ही नहीं देख पा रहे हैं, जिसमें हम प्रावस्था के बारे में जान ही नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में हम कोई भी लॉ कैसे बनाएंगे। तो आगे आप जो भी फेस लॉ समझोगे ना, उसमें हम केवल हेट्रोजेनस सिस्टम के बारे में ही जो है वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, फेस लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रावस्था नियम, या जिसे हम कहते हैं फेस लॉ। सन 1874 में 1874 में विलार्ड गिब्स जो 1874 में ये फेस लॉ को जो है वो प्रतिपादित किए थे, ये जो है वो एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे। पहले फेस लॉ के ऊपर जो है वो किसी भी साइंटिस्ट का ध्यान जो है वो नहीं गया था, लेकिन सबसे पहले विलार्ड गिब्स ने फेस लॉ के बारे में जो है वो बताया हुआ है। जब इन्होंने फेस लॉ के ऊपर एक अलग से बुक बनाया, तो भी किसी भी साइंटिस्ट ने इनकी बुक के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये कोई सिद्धांत ही नहीं है, ये कोई थ्योरी ही नहीं है। मतलब सभी साइंटिस्ट ने मिल करके उसे जस्ट इग्नोर कर दिया कि ऐसा कुछ भी रूल रेगुलेशन या फिर कुछ भी ऐसा लॉ जो है वो होता ही नहीं है, क्योंकि उस समय वो केवल यहाँ पे मैथमेटिक रूप में ही जो है वो लॉ को प्रस्तुत कर रहे थे। वो यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो अच्छे से जो है वो फेस लॉ को जो है वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट ने जो है वो उनके फेस लॉ के ऊपर जो है वो ठीक से ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने फेस लॉ के ऊपर और भी एक्सपेरिमेंट किए, काफी सारे साइंटिस्ट और लोगों का जो ध्यान है वो फेस लॉ के ऊपर गया। तो चलिए देखते हैं फेस लॉ कैसा था। सन 1874 में विलार्ड गिब्स ने विषमांगी तंत्रों पर, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा ना कि हेट्रोजेनस सिस्टम पे ही हम जो सारा जो लॉ है वो हेट्रोजेनस सिस्टम पे ही समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रावस्था दिखता है। तो हेट्रोजेनस सिस्टम पर ताप, दाब, सांद्रण मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन आदि परिवर्तनशील कारकों के प्रभाव का अध्ययन करके फेस लॉ का प्रतिपादन किया। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, सांद्रण, मतलब यहाँ पे जो भी, केवल यहाँ पे हम हेट्रोजेनस सिस्टम में केवल फेस के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ का टेम्परेचर कैसा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, यहाँ पे कितना प्रेशर जो है वो अप्लाई हुआ है, सब चीज का इन्होंने जो है वो स्टडी किया हुआ था। इसके ऊपर उन्होंने एक लॉ प्रस्तुत किया है। तो वैसे मेरे पास 2-3 बुक है बीएससी के, तो दोनों बुक में जो है वो अलग अलग जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। एक बुक है उसमें P + F = C + 2 दिया हुआ है, और दूसरा बुक है उसमें F = C - P + 2 जो है वो दिया हुआ है। तो दोनों आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वाला जो है वो आप जो भी आपका गणितीय रूप यहाँ पे मैथमेटिकल जो भी आपको फॉर्म दिख रहा है वो आप ये वाला लिखना है, F = C - P + 2, क्योंकि ज्यादातर गूगल में मैंने सर्च किया हुआ है। तो ये वाला जो है वो आपको हर जगह जो है वो शो होगा। तो ये वाला जो है वो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे F = C - P + 2 जो है वो लिखना है आपको। ये आपका फेस लॉ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको F का मतलब बता देती हूँ। F का मतलब होता है स्वतंत्रता की कोटि, या जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। आगे मैं आप लोगों को हर एक टर्म को अच्छे से आगे जो है वो हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोगों ने F माना हुआ है। C मतलब होता है कंपोनेंट की संख्या, कंपोनेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी। और P मतलब होता है सिस्टम में फेस की संख्या। फेस तो आप लोग काफी हद तक समझ चुके हो, और भी हम डिस्कस कर लेंगे फेस के बारे में। तो फेस का कितना, मतलब आपके पास जो सिस्टम है उसमें कितना फेस है, 2 फेस है, 3 फेस है, 1 फेस है कि क्या है, वो सब जो है वो आप P को जो है वो दर्शाते हो। +2 भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये है आपका फेस लॉ। इसका ठीक से डेफिनेशन जो है वो अभी भी नहीं बना हुआ है, इसे ठीक से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फेस लॉ के केवल यहाँ पे हम गणितीय रूप को ही समझ सकते हैं। तो अगर कभी एग्जाम में आपके फेस लॉ आता है तो ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर के आएंगे, 1 मार्क्स के ही आएंगे। तो आप इतना भी लिखते हो तो आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो F = C - P + 2 होता है। और ये जो फेस लॉ है वो विलार्ड गिब्स ने जो है वो सन 1874 में किसमें, हेट्रोजेनस सिस्टम के ऊपर जो है वो ये जो लॉ है उन्होंने जो है वो दिया हुआ है। तो आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो गाइस। तो क्लियर हुआ आपको फेस लॉ। अब चलिए एक एक टर्म्स को हम जो है वो अच्छे से समझेंगे कि फेस क्या होता है, आपके सिस्टम में फेस क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, सारी चीजों को जो है वो हम एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फेस के बारे में जो है वो समझ लेते हैं। अगर एग्जाम में फेस आता है तो इसका आपको एक स्पष्ट डेफिनेशन जो है वो लिखना होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। हालांकि आप ऐसे तो समझ चुके हो फेस क्या होता है,
लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि अल्कोहल में वाटर मिलाएंगे तो ऐसा होगा वैसा, ऐसा इस टर्म इस वर्ड में आप जो है वो नहीं लिख सकते हो। आपको एक एग्जैक्ट डेफिनेशन फेस के लिए बताना होगा। तो पहले मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ, हालांकि आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, फिर मैं आपको इसे डायग्राम वगैरह के थ्रू समझाऊंगी अच्छे से, फिर आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फेज क्या होता है। किसी विषमांगी तंत्र मतलब हेट्रोजेनस सिस्टम, जो मैं आप लोगों को बताई ना हेट्रोजेनस सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमको फेज दिखाई देता है। तो किसी विषमांगी तंत्र के भौतिक रूप से भिन्न यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किए जा सकने वाले मतलब मैकेनिकल मेथड द्वारा अलग कर सकने वाले एवं सुस्पष्ट सीमा युक्त अंग को प्रावस्था कहते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो थोड़ा डेफिनेशन को जमा करके लिखना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक लाइन को बताती हूँ। क्या कहा जा रहा है, किसी विषमांगी तंत्र। तो विषमांगी तंत्र तो मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर कर दी हूँ कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम आपको लेना है जिसमें प्रावस्था एकदम अच्छे से दिखना चाहिए। वाटर है तो वाटर है, अगर सॉलिड पार्टिकल नीचे जम गए हैं तो वो अलग फेस है। आराम से आप लोगों को यहाँ पे दो फेस दिख रहा है, पहला फेस वाटर, दूसरा फेस ये सॉलिड पार्टिकल्स जो भी यहाँ पे है, दो फेस आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। मतलब किसी हेट्रोजेनस सिस्टम के भौतिक रूप से भिन्न, यहाँ पे फिजिकली ये अलग अलग है ना, मतलब भौतिक रूप से ये अलग अलग है, दोनों फेज जो है वो अलग है। मैकेनिकल मेथड द्वारा पृथक किया जा सकता हो, मतलब मैकेनिकल मेथड जैसे कि अगर हम इसे छान के अलग कर लें, या फिर बहुत सारी अलग करने की विधियां हैं, निथार करके अलग कर लें, या फिर पानी को थोड़ा सा अलग कर लें, फिर ये सॉलिड को अलग कर लें। मतलब कोई ऐसा चीज जिसको हम जो है वो मैकेनिकली हम इसे जो है वो अलग कर लें, कैसे भी करके हम वाटर को अलग कर ले, सॉलिड पार्टिकल को अलग कर ले। सुस्पष्ट सीमा युक्त अंग मतलब सुस्पष्ट सीमा युक्त मतलब अच्छे से यहाँ पे बॉर्डर आपको दिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे वाटर और सॉलिड पार्टिकल के बीच आपको एकदम बॉर्डर दिख रहा है, सीमा युक्त। सीमा मतलब क्या होता है, बॉर्डर। यहाँ पे आपको अच्छे से बॉर्डर दिख रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फेस कहेंगे। क्लियर हुआ आपको डेफिनेशन। अब आपको डेफिनेशन रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसको याद करोगे, ये डायग्राम मत बनाना, जैसे मैं समझाने के लिए बनाई हूँ, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या कहा जा रहा है, किसी हेट्रोजेनस सिस्टम के फिजिकली रूप से भिन्न मैकेनिकल मेथड द्वारा पृथक किए जा सकने वाले मतलब अलग कर सकते हैं हम इसको। सुस्पष्ट सीमा युक्त मतलब अच्छे से जो पृथक हो, यहाँ पे एकदम बाउंड्री आपको पता चल रहा है ना, ये अलग फेस है, ये अलग फेस है। इसको ये जो आपका सिस्टम है उसे हम प्रावस्था कहते हैं। तो क्लियर हुआ आपको, डेफिनेशन लिख लोगे एग्जाम में डेफिनेशन को। डेफिनेशन थोड़ा जमा करके लिखना होगा, इस तभी आपको नंबर मिलेगा। आप दो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बुक में बहुत सारा डेफिनेशन मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको। तो चलिए हम थोड़ा बहुत पॉइंट लिख लेते हैं फेस के बारे में। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर 2 नंबर के लिए आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आता। थोड़ा बहुत भी लिखोगे नंबर मिल जाएंगे आपको, बस सही लिखना। तो पहला पॉइंट लिखो, गैसें आपस में पूर्णतः मिश्रणीय है तथा केवल एक प्रावस्था बनाती है। तो ये सब चीज तो मैं आप लोगों को डायग्राम में पहले ही समझा चुकी हूँ। गैसें आपस में मिश्रणीय है मीन्स गैस आपस में जल्दी से मिक्स हो जाती है, लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो जल्दी से नहीं मिलता है। कुछ कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी वाले लिक्विड को मिला दे तो जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आसानी से जो है वो घुल जाते हैं एक दूसरे में। तो गैसें आपस में पूर्णतः मिश्रणीय है मतलब मिल जाता है अच्छे से, तथा केवल एक प्रावस्था बनाती है मतलब एक ही फेज बनाता है। ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अब चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, मिश्रणीय द्रव केवल एक प्रावस्था बनाते हैं। अब ऐसा लिक्विड अगर आपके पास हो जो पूरा मिल जाए, जैसे कि अल्कोहल वाटर वाला ले लो, पानी में शक्कर डालो वो भी अच्छे से घुल जाता है, पानी में नमक डालो वो भी अच्छे से घुल जाता है, पानी में अल्कोहल डालो वो भी अच्छे से घुल जाता है। तो इस प्रकार का जो लिक्विड होगा ना वो भी केवल एक ही फेज दिखाई देगा, एक ही फेज जो है वो बनाएगा। शक्कर का जलीय विलयन समांगी तंत्र मतलब होमोजेनस सिस्टम है जो केवल एक प्रावस्था बनाती है। तो मैंने आप लोगों को होमोजेनस सिस्टम के बारे में भी बताया हुआ है अच्छे से। अगर हम पानी में शक्कर घोल दें या फिर नमक घोल दें तो वो आपस में मिल जाता है और केवल एक प्रावस्था एक फेज जो है वो बनाता है। अमिश्रणीय द्रव 2 फेज बनाते हैं, जैसे पानी में रेत का घुलना, जैसे ये अमिश्रणीय है, ये आपस में मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे 2 फेज बनाते हैं, जैसे वाटर में सॉलिड पार्टिकल का घुलना। अब जैसे कि एक और हम ठोस के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3। अब इसमें कितनी प्रावस्था है, 2 प्रावस्था है। CaCO3 जो है वो CaO और CO2 में जो है वो परिवर्तित होते हैं, मतलब ठोस और गैस में। तो ये सब जो है वो थोड़ा बहुत इसके बारे में फेज के बारे में लिख लेना 4-5 लाइन,
केवल डेफिनेशन लिख के आओगे तो 2 मार्क्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट आपको बताना होगा। तो क्लियर हुआ गाइस आपको फेज क्या होता है। चलिए अब हम जो है वो कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं, जिसे हम घटक कहते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी फेज के बारे में, फेज को हम हमेशा पी से व्यक्त करेंगे। जहां भी पी दिखता है तो आपको समझ जाना है कि वो फेज के बारे में बताया जा रहा है, नंबर ऑफ फेज के बारे में बताया जा रहा है। और अगर सी दिखता है तो मतलब घटक के बारे में कहा जा रहा है, कंपोनेंट के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को कंपोनेंट का जो है वो डेफिनेशन बता देती हूँ, देन एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। देखिए घटक क्या होता है, किसी सिस्टम में उपस्थित प्रत्येक फेज के संगठन को सीधे या एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जा सके कंपोनेंट कहलाता है। अब देखिए डेफिनेशन हम समझते रहेंगे, एग्जाम्पल समझ लेते हैं, डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपको। जैसे आपका वाटर सिस्टम है, बर्फ जो है वो जल में बदल रहा है, जल जो है वो वापस वाष्प में बदल रहा है, वाष्प जो है वो फिर से बर्फ में बदल रहा है, मतलब एक साम्यावस्था वाटर सिस्टम के बीच जो है वो स्थापित हो चुका है। अगर हम बर्फ के टुकड़े को देखें तो वो उसे भी हम H2O करके लिखते हैं। बर्फ को कोई अलग से तो इसका कंपोनेंट मतलब अलग से तो हम जो है वो इसे नहीं लिखते, H2O ही लिखते हैं क्योंकि पानी से ही बना है। लेकिन H2O के साइड में हम क्या लिखते हैं, S करके लिखते हैं, मतलब हम समझ जाते हैं कि क्या है, ये बर्फ है। देन जल को हम क्या लिखते हैं, जल को भी H2O लिखते हैं। अगर हम बर्फ को H2O लिख रहे हैं तो वाटर को और ऐसा कुछ फॉर्मूला तो नहीं है, H2O ही लिखेंगे। लेकिन साइड में हम क्या करते हैं, लिक्विड करके लिखते हैं क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में है, लिक्विड फेस में है ये। देन अगर वाष्प की बात करें तो यहाँ पे इसको भी हम H2O लिखते हैं, लेकिन क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होता है इसलिए हम साइड में जो है वो G करके लिखते हैं, ये तो आप सभी को पता है। तो इस सिस्टम में 3 फेस हैं। फेस मतलब समझ रहे हो ना, प्रावस्था। यहाँ पे आपको 3 प्रावस्था दिखाई दे रहा है, सबसे पहला तो सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसियस। लेकिन एक घटक है, क्योंकि तीनों फेस के संगठन को H2O द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका वाटर सिस्टम है उसमें आपको कई फेस दिखाई देंगे, कई प्रावस्था आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने केवल एक ही कंपोनेंट यूज किया हुआ है, वो है वाटर, H2O। आप लोगों ने बर्फ के लिए अलग कंपोनेंट यूज नहीं किया हुआ है, आप लोगों ने वाटर के लिए अलग कंपोनेंट यूज नहीं किया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे केवल एक ही कंपोनेंट जो है वो यूज किया हुआ है। तो समझ आया आपको कंपोनेंट क्या होता है, क्योंकि तीनों फेज के संगठन को H2O द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये आपका वाटर सिस्टम के लिए हो रहा है, तो एक बार डेफिनेशन आप पढ़ लो ताकि थोड़ा डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाए कंपोनेंट का। किसी सिस्टम में उपस्थित, जैसे वाटर सिस्टम है, उपस्थित प्रत्येक फेज के संगठन को, मतलब यहाँ पे हर फेज के संगठन को क्या, जैसे कि बर्फ है तो इसको H2O, जल है तो H2O, वाष्प है उसको भी H2O। संगठन को सीधे एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक समीकरण की सहायता से दर्शाया जा सके, घटक कहलाता है। तो ये है आपके घटक या कंपोनेंट का जो है वो डेफिनेशन। और एग्जाम्पल जो है वो आप वाटर सिस्टम का लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल जो है वो हम और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे NH4Cl जो कि सॉलिड है, गैस में परिवर्तित हो रहा है NH4Cl में, देन फिर से वो NH3 गैस बना रहा है और HCl गैस जो है वो बना रहा है। मतलब यहाँ पे आपको 2 फेज देखने को मिल रहा है, पहला तो सॉलिड और दूसरा तो गैस। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट का बात करें तो यहाँ पे आपको कई कंपोनेंट दिखाई दे, मीन्स यहाँ पे एक से ज्यादा कंपोनेंट आप लोगों को शो हो रहा है, मतलब लेकिन इस सिस्टम में एक से अधिक कंपोनेंट है। तो थोड़ा बहुत समझ आया आपको कंपोनेंट क्या होता है। तो ये सब आपको लिखना है, अगर कभी घटक एग्जाम में आता है, कंपोनेंट एग्जाम में आता है, तो ये सब जो है वो आपको लिखना है। तो क्लियर हुआ गाइस आज का टॉपिक। जो स्वतंत्रता की कोटि है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो मैं आप लोगों को अगले टॉपिक में आप लोगों को क्लियर करूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबा लेंदी हो जाएगा वो, और आज का वीडियो ऐसे भी 20 मिनट से जो है वो ज्यादा हो चुके हैं। तो क्लियर हुआ गाइस आपको। आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच।